गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 में इससे पहले एडजॉर्प्शन के बारे में तुम पढ़ चुके हो, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ चुके हो और एडजॉर्प्शन में थर्मोडायनेमिक्स जहाँ पर इन्वॉल्व है उसके बारे में तुम पढ़ चुके हो। अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। अब एक लॉन्ग डिस्कशन करेंगे, एक एक्सप्लेन डिस्कशन करेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। उससे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि आइसोथर्म क्या है। आइसो वर्ड का मीनिंग होता है सेम और थर्म का मीनिंग होता है टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो कर्व बनाया जाता है, जो स्लोप लिया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको आइसोथर्म बोला जाता है। अभी हम आगे डिस्कशन में ग्राफ भी बनाएंगे, तो उन ग्राफ में कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ग्राफ बना हुआ है, जो स्लोप आएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्म। और क्योंकि हम उसको एडजॉर्प्शन में पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। कि एडजॉर्प्शन का जो हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, और एडजॉर्प्शन का एक फॉर्मूला भी एक साइंटिस्ट ने दिया था, क्रॉडलिक साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने एडजॉर्प्शन को, जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस था, उस प्रोसेस को उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट किया। कैसे प्रेजेंट किया इन्होंने? देखो ये एडजॉर्बेट है, x लिखा है मैंने जिसको, दिस इज एडजॉर्बेट। यहाँ पर m लिखा हुआ है, दिस इज एडजॉर्बेंट। और हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि कोई एडजॉर्बेट की सरफेस अगर मिल जाती है, स्पेशली सॉलिड एडजॉर्बेट, और ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई सॉलिड एडजॉर्बेट है और उसकी सरफेस पर किसी गैस को एडजॉर्ब कराया जाता है, तो उस केस में ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन एप्लीकेबल होती है। तो फॉर्मूलिस्ट ने क्या बताया कि अगर सॉलिड एडजॉर्बेट की सरफेस पर हम किसी गैस को, सॉलिड एडजॉर्बेट की सरफेस पर किसी गैस एडजॉर्बेट को हम एडजॉर्ब कराते हैं, स्टिक कराते हैं, चिपकाते हैं उसको उसी सरफेस के ऊपर, तो चिपकाने पर एक वैल्यू x/m हमें पता चल जाएगी। x/m यहाँ पर क्या है? x इज मास ऑफ द एडजॉर्बेट, जो ये वाला है, दिस इज x, मास ऑफ द एडजॉर्बेट, कि कितना मास गैस का उसकी सरफेस के ऊपर स्टिक हुआ है। m इज मास ऑफ एडजॉर्बेंट, उस सरफेस को प्रोवाइड करने वाला एडजॉर्बेंट हमने कितना लिया है, कितना हमारा एडजॉर्बेंट यूटिलाइज हुआ है। देन x/m अगर दोनों का रेशियो लेते हैं, तो रेशियो लेने पर हम इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कितना पार्ट गैस का एडजॉर्ब हो पाया है, कितने एडजॉर्बेंट की सरफेस पर, ये हमारी एक्सटेंट पता चल जाता है कि कितना एडजॉर्प्शन हुआ है, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, वो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हमें पता चल जाएगी इस इक्वेशन से। तो इक्वेशन में उन्होंने क्या दिया था? x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज़ टू द पावर 1/n। अब देखो n यहाँ पर अगेन एक कांस्टेंट है, n इज अ कांस्टेंट and p is pressure of the gas या pressure maintained on the gas। यहाँ पर देखो वापस इस डायग्राम में आते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है p is constant because constant temperature पर ही हमें लेके चलना अपनी कंडीशन। हम पहले ही आइसोथर्म बोल चुके हैं उसे, तो आइसोथर्म होता ही constant temperature पर है। टेम्परेचर हमने constant कर दिया, तो अब हम क्या चेंज कर सकते हैं? प्रेशर चेंज कर सकते हैं। प्रेशर चेंज करना हमारे हाथ में है, और प्रेशर चेंज करने के लिए 3 कंडीशंस ली जा सकती है। वो कंडीशंस मैंने यहाँ पर मेंशन की है 1 by 1। पहली कंडीशन होगी लो प्रेशर, अगर प्रेशर कम रखा जाए तो गैस की एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कितनी आएगी, हम ये फाइंड आउट करेंगे। अगर प्रेशर मीडियम रखा जाए, मीडियम मतलब नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, अगर उतना रखा जाए तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और अगर हाई प्रेशर रखा जाए तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, वो बढ़ेगा या घटेगा, ये हम यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं अपने वापस इक्वेशन पर आओ, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू द पावर 1/n, और n मैंने तुम्हें बताया कि एक कांस्टेंट वैल्यू। अब पहले कंडीशन अपनी है लो प्रेशर, हमने लो प्रेशर लगाया हुआ है, गैस को प्रेशराइज नहीं किया है, उसको लो प्रेशर पे रखा हुआ है, कम किया हुआ है, नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी कम प्रेशर रखा हुआ है। अगर हम लो प्रेशर लेंगे तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने पर ये पता चलता है कि जो 1/n की वैल्यू है वो एक्जेक्टली 1 के इक्वल है, 1 के बराबर हो जाती है। इट मींस कि n नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, n की वैल्यू नेग्लिजिबल मान ली जाती है कि उसकी वैल्यू की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, और हम सीधे उसको 1 के बराबर ले लेते हैं। तो 1
इक्वेशन आई x by m इज प्रोपोर्शनल टू p के बराबर। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट कांस्टेंट इज k। हमने यहाँ पे लिखा k, तो x by m इक्वल्स टू kp। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन तुम समझ चुके हो, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ये इक्वेशन हमारे लो प्रेशर पर है, जब हमने गैस के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाया हुआ, इवन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी कम प्रेशर दिया हुआ है गैस को एब्जॉर्ब होने के लिए। देन कम टू कंडीशन नंबर 2, मीडियम प्रेशर अगर रखा जाए, मतलब नॉर्मल प्रेशर जिस प्रेशर पर हम लोग हैं वो प्रेशर अगर रखा जाए, तो वो प्रेशर रखने पर एक्सपेरिमेंटली फॉर्मुलिस्ट को ये पता चला कि जो 1/n की वैल्यू, ये 1/n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ग्रेटर देन 1 मींस n की वैल्यू और भी कम हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी, इसलिए जो 1 से भी एक्सीड कर जाएगी। तो 1 से एक्सीड करने का मतलब है इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, और वो चेंज क्या आया, x by m नाउ विल बी इक्वल टू kp रेज़ टू द पावर 1/n। ठीक है, अब 1/n वहीं पर रहेगा, अब वो नहीं रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू अब ज्यादा हो चुकी है, मीडियम प्रेशर पर ज्यादा हो गई। तो हमारी इक्वेशन मीडियम प्रेशर पर आई x by m इक्वल्स टू kp रेज़ टू द पावर 1/n। नाउ कम टू द थर्ड कंडीशन, दैट इज हाई प्रेशर। अगर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाए गैस को एब्जॉर्ब कराने के लिए, यहाँ पर गैस के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जा रहा है जिससे गैस का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, चाहते हैं कि गैस का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया। एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने पर कंडीशन क्या आएगी, जो 1/n की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फ्रंट रीच को ये पता चला कि 1/n की वैल्यू हाई प्रेशर पर 0 के बराबर है। ठीक है, इट इज इक्वल टू 0। तो 0 के बराबर आने पर अब हमारे इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, नाउ x by m will become equal to kp raised to the power 0। 1/n की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी यहाँ पर, तो 1/n becomes 0। नाउ द इक्वेशन इज डायरेक्टली इक्वल टू k, x by m is directly equal to k, और k एक कांस्टेंट, k इज ए कांस्टेंट। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर पर x by m की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। अगर मीडियम प्रेशर होगा तो मीडियम प्रेशर पर अपनी परफेक्ट इक्वेशन हमें मिलेगी, या परफेक्ट इक्वेशन की हेल्प से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, x भी कैलकुलेट कर सकते हैं, m की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और x by m की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज प्रेशर इज नोन टू अस। प्रेशर हम नहीं डाला है, प्रेशर तो हमें पहले से पता है कि हमने कितना प्रेशर डाला है उसको। अब आते हैं इस इक्वेशन के ग्राफ लिखने, जो हमने इक्वेशन पढ़ी है, बीच वाली इक्वेशन से हमारा कंसर्न है, इस इक्वेशन से हमारा कंसर्न नहीं है, इससे हमारा कंसर्न नहीं है, इस इक्वेशन से हमारा कंसर्न है इन दोनों ग्राफ्स। इस इक्वेशन से कंसर्न क्यों है, क्योंकि यहीं पे हमें कोई वैल्यू ऑब्टेन होगी। यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी है, और यहाँ पे हमें जितना हमने प्रेशर डाला हमें मालूम है, कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है, तो हमें डायरेक्ट इक्वेशन से आंसर आ जाएगा, हमें ग्राफ की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस सेकंड केस में हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए जो ग्राफ बना हुआ है, देखो x by n हमने y एक्सिस पे लिया हुआ है, इट इज y एक्सिस, और p को हमने x एक्सिस पर लिया। दोनों के बीच में ग्राफ लेने पर हमें क्या पता चलता है कि पहले तो कुछ टाइम तक तो वैल्यू इंक्रीज करती है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है लो प्रेशर, दिस इज द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर। ये यहाँ तक की कंडीशन लो प्रेशर की कंडीशन, मैंने यहाँ लिख भी दिया कि लो प्रेशर पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे कुछ टाइम तक, कुछ प्रेशर लिमिट तक वैल्यू इंक्रीज करती। इंक्रीज करने के बाद अब जब मीडियम प्रेशर आता है, मीडियम प्रेशर एक नॉर्मल प्रेशर जब आता है, तो नॉर्मल प्रेशर पर ये वैल्यू इंक्रीज करना ज्यादा इंक्रीज होती है, सडन इंक्रीज होती है। पहले ये वैल्यू कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है, अब ये वैल्यू में सडन इंक्रीज आ रही है। सडन इंक्रीज आने के बाद जैसे हाई प्रेशर आता है, क्योंकि हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, हमने इनिशियली 0 से स्टार्ट किया था, हमने प्रेशर बढ़ाया कुछ लिमिट तक, जिसको हम लो प्रेशर मानते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का प्रेशर, वहां तक वैल्यू इसके साथ साथ इंक्रीज हो रही है। जैसे ही नॉर्मल प्रेशर पर आया वैल्यू में सडन इंक्रीज आई, थोड़ी ज्यादा इंक्रीज आई, और उसके बाद जैसे हाई प्रेशर आया तो हाई प्रेशर आने पर वैल्यू कांस्टेंट हो गई, जैसे यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक इंक्रीज आ रही है x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की, और यहाँ पर मीडियम प्रेशर आने पर वैल्यू क्योंकि ज्यादा हो गई तो एकदम से सडन इंक्रीज आया, और यहाँ पर जो हमने प्रूव किया था कि यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गई। तो जो हमने इक्वेशन में प्रूव किया था वही हमारा ग्राफ भी बताता है। हमारा ग्राफ भी ये एक्सप्लेन करता है कि लो प्रेशर पर वैल्यू में इंक्रीज होती रहती है एक सर्टेन एक्सटेंट तक, जब तक मीडियम
इसकी बात आते हैं, एक चीज इसमें और पढ़नी है, और वो चीज क्या है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है, क्योंकि यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर रिएक्शंस हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कंडक्ट कराते हैं, until and unless it is not required the high pressure or low pressure, तो वो हम इसी पर कंडक्ट करेंगे। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हुई। अब इस इक्वेशन को हमने लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने पर log x by m इक्वल्स टू log k p 1/n, दोनों से पहले log आया। log आने के बाद अब अगर हम देखते हैं, हम अगली इक्वेशन को देखो, log x by m इज इक्वल टू log k प्लस log p 1/n मैंने लिखा। ये मैंने कहाँ से लिखा, जो फॉर्मूला है अपना, मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ, log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b। ये लोगरिथम की एक इक्वेशन, ठीक है। वहीं से हमने लिया कि log k p दोनों एक दूसरे के मल्टीपल थे, प्रोडक्ट थे दोनों एक दूसरे के, तो log k प्लस log p रेज़ टू द पावर 1/n। अब उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है इसमें से थोड़ा चेंज करना है। इस थर्ड इक्वेशन में चेंज क्या है कि अगर हमारे पास log a रेज़ टू द पावर b, तो ये क्या बन जाएगा, b log a। द इक्वेशन बिकम्स b log a, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का रूल है, मैथमेटिक्स का लोगरिथम। यहाँ पर हमने वही किया, log x by m हमारा पहले इक्वेशन में चला आ रहा है, log k सेकंड इक्वेशन में भी आ चुका था, प्लस 1/n, अब देखो ये b है, 1/n इज b, ठीक है, एंड log p इज a, ठीक है, तो इट बिकम्स 1/n log p। इट्स क्लियर। अब इस इक्वेशन में भी जो इक्वेशन हमने बनाई है, नई इक्वेशन लोगरिथम की हेल्प लेकर, उस इक्वेशन को भी हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पर यहाँ पर देखो इस ग्राफ में, ये ग्राफ हमने लिया है log x by m, ये log x by m, और हमने किसमें लिया है log p में, बिकॉज़ दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो इसमें ग्राफ करने का मतलब नहीं है। हमने log p में और log x by m में ग्राफ किया। यहाँ फिर से तो मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हो y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। अब ये जो c है, जो प्लस वाला c है, यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट, दिस इज द c, ये वैल्यू c की वैल्यू, यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, और ग्राफ स्टार्ट होने पर यहाँ से लेकर आगे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, बिकॉज़ log x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log p। अगर हम इसको घटा देते हैं तो ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आने पर एक हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और ये जो वैल्यू आएगी नीचे, यहाँ से लेकर 0 से लेकर और c तक की जो वैल्यू आएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, इट इज द वैल्यू ऑफ log k। तो आज जो हमने पढ़ा है, आइसोथर्म के बारे में हमने पढ़ा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हमने पढ़ा, बुक में भी डेफिनेशन दे रखी है और नोट्स के पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो उसमें से तुम नोट कर सकते हो डेफिनेशन। फ्रॉन्टलिंग एडजॉर्प्शन वाज एन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। उनका एक एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने इक्वेशन की फॉर्म में दिया था, जो हमारे मतलब की इक्वेशन आई थी, दैट इज x by m equals to kp raised to the power 1/n। फिर हमने इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया log की हेल्प लेकर। लोगरिथमिक फॉर्म का भी हमने ग्राफ लिया और सिंपल इक्वेशन का भी